आप सबके चरणों में जय जोहार। मुझे कहा गया कि मैं आपको आपके बारे में बताऊं। ये कैसे हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी आपके बारे में आपको बताएगा। हम रास्ते में आ रहे थे, मैं, सचिन जी, सिसोदिया जी, संजीव भाई, और बातचीत करते करते एक वाकया निकल के आया जो आप सबको मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ा गुरु मां बताया गया, सबसे पहला गुरु मां बताया बच्चे का, कि सबसे पहले बच्चे को दुनिया के बारे में, सब चीजों के बारे में जानकारी कौन देता है? उस बच्चे की मां। तो बच्चे को बोला गया कि बेटा किसी भी चीज के बारे में तुझे नहीं पता है तो अपनी मां से पूछ लेना, कि मां को अगर नहीं पता हो तो गुरु से पूछ लेना, और गुरु को भी ना पता हो तो देव से पूछ लेना, देवता से पूछ लेना, ब्राह्मण से पूछ लेना, उनको भी नहीं पता तो दानव से पूछ लेना, और अगर इनमें से किसी को भी ना पता हो तो फिर आता है कि आदि से पूछ लेना। आदि मतलब आदिवासी, क्योंकि ये एक परंपरा आज भी बची है जिसको हम आदिवासी कहते हैं, जो आज भी परमात्मा से सीधा कनेक्शन जिसका है वो आदिवासी है, जो परमात्मा की बनाई हुई परंपरा पर चलता है, जो उसके संविधान पर चलता है, जिसका बंधारण परमात्मा का बंधारण है, कुदरती बंधारण। लेकिन मैं भी आदिवासी हूं, मैं तो कुदरती परंपरा से नहीं चल रहा, तो मुझे आपके बीच आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे अगर अपने आप को बचाना होगा तो आप सबको आपके बारे में बताना होगा कि मैं भविष्य हूं आपका, मेरा अतीत हो आप। यानी पहले मैं आपकी पोजीशन पर था और आज मैं जिस पोजीशन पर हूं, देख लेना आपकी अगली पीढ़ी उसी पोजीशन पर जाने वाली है, उसी स्थिति में जिस स्थिति में मैं आज हूं। और मैं किस स्थिति में हूं इसको समझने के लिए आपको पूरा ध्यान से बैठ करके जानना होगा कि आज आप जो कर रहे हो वो आपकी अगली पीढ़ियों को कहां लेकर के जाने वाला है। क्यों आपके इकट्ठा होते ही इन खाकी वर्दी वालों के पैरों के नीचे की जमीन निकलने लग जाती है? क्यों इनको यह रहता है कि इनको एक जगह पर रखो और ये कोई भी बात ऐसी ना कर दें जो इनको संगठित रख सके? क्यों ये इस तरह से बिहेव करते हैं कि हमको नौकर बनाना चाहते हैं? आदिवासियों के बहुत से बच्चे मैंने शहरों में काम करते हुए देखे हैं, नौकर बने हुए, और मैं बड़ा चिंतित हो जाता हूं कि देखो यार, मालिक के बंदे, सीधे जो मालिक हैं इस धरती के, वो लोग किसी कंपनी की नौकरी करके खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में इन्होंने ऐसे ऐसी चीजें पकड़ा दी हैं कि जो उनके पूरे परिवार और पूरे समाज को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके यहां आजकल एक मसला चला हुआ है तापी रिचार्ज के नाम पर डैम बनाने का, है ना? एक बांध बनाने की तैयारी हो रही है नदी के ऊपर, जिसमें आपका खंडवा जिला भी आने वाला है, अमरावती का कुछ एरिया भी आने वाला है, और यहां बैठे हुए जो आदिवासी समाज है उसके ऊपर सीधा क्या असर पड़ने वाला है, यदि इसको समझना है तो हमारे वहां हिमाचल में बना हुआ टिहरी डैम, उत्तराखंड में बना हुआ टिहरी डैम और हिमाचल का नांगल डैम, इन दोनों की स्थिति को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में आपके साथ क्या होने वाला है। इस बांध में अभी सरकार के लोग बोल रहे हैं कि किसी का भी विस्थापन नहीं होगा, कोई भी गांव डूबेगा नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, और जिनकी जमीनें एक्वायर होंगी उनको पूरा मुआवजा मिलेगा। अभी ये पूरा बता रहे हैं। लेकिन क्या आपने पिछले 50 सालों में इन मंत्रालयों में बैठे हुए लोगों के पुराने वादों को कभी देखा है कि उनके वादों से हमारा क्या हाल हुआ है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं दिल्ली के नजदीक के एरिया से आता हूं,
गांव कबीले का आदमी हूं, मैं अपने आप को आदिवासी मानता हूं। मेरी पूरी परंपरा को, जो जंगल आधारित परंपरा थी, इन्हीं वादों ने बर्बाद किया। कैसे किया मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं, अभी आप की स्थिति में मैं आपके बच्चों के बारे में बताऊंगा जो आपके साथ हो रहा है। जो आज आपके यहां शुरू हुआ है वो हमारे वहां 30, 35, 40 साल पहले हो चुका है। उसका असर मैं आपको आज बताऊंगा, तो आप अपने बच्चों का अगले 10 सालों का रिजल्ट देख लेना। क्योंकि मुझे 30, 40 साल इसलिए कहने में लगे कि मुझे समझ ही नहीं आया था, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि किसी के पास इसके नतीजे नहीं थे। आज हमारे पास नतीजे हैं कि ये होने वाला है, और हमारे साथ जो 30-40 साल में हुआ वो आपके साथ अगले 10 साल में होगा। क्योंकि अब आपकी स्पीड बढ़ गई है। हमको तब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज आपके हर गांव में, हर घर में मैंने मोटरसाइकिल खड़ी देखी है। तब मुझे बातचीत को पहुंचाने के लिए आदमियों का सहारा लेना पड़ता था। आज मैं देख रहा हूं हर घर के अंदर ये देश की बर्बादी का सामान, जिसको आप मोबाइल कहते हो, ये पकड़ा दिया हमारे बच्चों को। देख रहे हो ना, आज आप सबके पास जानकारी पहुंचाने का पूरा सामान, इंतजाम अवेलेबल है। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है। मेरे गांव में किसी भी चीज के ऊपर एक सिंगल रुपया खर्च नहीं होता था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि तुम्हारी ये जिंदगी अच्छी नहीं है, तुमको ये जिंदगी छोड़कर तरक्की वाली जिंदगी अपनानी चाहिए। हमने कहा तरक्की वाली जिंदगी कौन सी होती है? कि नहीं, ये जो जंगल आधारित व्यवस्था है ना, ये अच्छी व्यवस्था नहीं होती है, तुमको सरकार तुम्हें कुछ देने वाली है। तो उन्होंने सबसे पहले हमारी पैदावार बढ़ाने के लिए हमको कुछ यूरिया, पेस्टिसाइड, खाद, डीएपी और सब्सिडी के ऊपर दिया। उन्होंने कहा तुमको अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना है, हम तुमको फ्री देंगे, फ्री। गांव के भोले भाले लोग थे। आप जैसे हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हम खुद होते हैं वैसा ही हम दूसरे को समझते हैं। हम सारे अगर अंदर से सच्चे हैं, परमात्मा के ऊपर भरोसा करते हैं, परमात्मा की संतान मानते हैं, कुदरती बंधारण से चलते हैं, तो हम सब बातें सामने वाले की सच मान लेते हैं। हमने सोचा कि जो ये कह रहा है वो ठीक ही होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने वो बात बताने के लिए हमारे ही बीच का एक आदमी किराए पर लिया, जो आपका चाचा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा, या आप ही के पड़ोस का, आपके गांव का कोई प्रधान। ये काम आज के टाइम पर आपके बीच में चल रहे, आपके अफसरों के माध्यम से, आपके जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके माध्यम से, आपके गांव में आंगनबाड़ी वाली बैठी है बहन, उसके माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से, और स्कूल के मास्टर जी के माध्यम से बताई जाती है। जो आपको नहीं पता, आप मास्टर जी को बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझते हो, आप आशा वर्कर को ये सोचते हो कि ये सरकार का आदमी है, सरकार की लेडी है, तो ये ठीक कह रही होगी, लेकिन असलियत में वो ठीक गलत नहीं कह सकते। ये पुलिस कर्मचारी जितने भी हैं, ये जितने एसडीएम है, डीसी है, कलेक्टर है, ये सही और गलत नहीं बोल सकते। इनको जो ऊपर से आदेश होता है वही बोला जाएगा। आपके यहां पर कोरोना के टाइम पर इंजेक्शन लगे थे? लगे थे? किस किस ने लगवाए थे? जिसने लगवाए थे अपनी वसीयत लिखवा देना, अगले 2-4 साल में निपटने वाले हो। हां, क्योंकि शरीर में दर्द तो होना शुरू हो गया होगा। किस किस को तकलीफ चालू हो गई है शरीरों में? हाथ खड़ा करके बताओ। ये वो लोग हैं जिनको तकलीफ चालू हो चुकी है, और इनको आंगनबाड़ी वर्कर ने बोला आप इंजेक्शन लगवाने को, आशा वर्कर ने बोला, स्कूल के मास्टर ने बोला, गांव के प्रधान ने बोला, पुलिस वाले ने बोला, डॉक्टर ने बोला, इन सब ने बोला ना, और उन आपने भरोसा कर लिया। आपने सोचा ठीक कह रहा होगा, और अब पूरा शरीर खत्म हो रहा है। नया नौजवान ने, किसी ने लगवाया, संतान पैदा नहीं कर पा रहे शादी होने के बाद, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, पेट में इंफेक्शन,
पूरा हार्ट अटैक, कभी भी बैठा खाना खा रहा है गिर गया, चल रहा है चलते चलते गिर गया, शादी में डीजे की आवाज पे गिर गया, वरमाला पहनाते हुए गिर गया, चल रहा है सड़क पे चलते चलते, काम करते करते, लिखते लिखते, कैसे जा रहा है कुछ नहीं पता। किसने किया ये काम? आपके पड़ोस में सरकार की हिदायत पर कुछ भी बोलने वाले आदमी ने। हमने खड़ा होकर विरोध किया, विरोध करने के नाम पर जेल मिली, हमको जेल में डाल दिया गया। जेल से उन्होंने सोचा कि जेल में डाल देंगे तो डर जाएगा और चुप हो जाएगा। बाहर आकर और जोर से बोले हम कि बचा लो अपने बच्चों को, अगर नहीं बचाओगे तो पछताओगे तुम लोग। बहुत से लोग नहीं माने, बहुत से लोगों तक बात नहीं पहुंची, बहुत से लोगों को नहीं समझा पाए, आज वो पछता रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब किसको जाकर कहोगे कि तुम्हारे कहने से लगवाया था? क्योंकि उस वक्त जब हम उनको सच बताते थे, पुलिस वाले जबरदस्ती करते थे, कहते थे तुमको पेंशन नहीं मिलेगी, तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुम्हारी हाजिरी नहीं लगेगी, तुमको टिकट नहीं मिलेगी, तुमको मंडी में जाने नहीं देंगे, तुमको खेत में काम करने नहीं देंगे, तुमको कुछ नहीं करने देंगे। उस वक्त उन्होंने ऐसा बोला। और जब हम उन आशा वर्कर को और आंगनबाड़ी वर्कर और डॉक्टरों को समझाते थे कि तुम गलत कर रहे हो हमारे देश के लोगों के साथ, तो वो क्या बोलते थे मालूम है? हम क्या करें, हमें तो ऊपर से आदेश मिला है। इसका मतलब एक बात समझ लीजिए कि आपकी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, स्कूल का मास्टर ऊपर से आदेश मानता है, सही और गलत आपको कभी भी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उनको झूठ बोलने का पैसा मिलता है, आपको मारने का पैसा मिलता है, आपकी जमीन हथियाने का पैसा मिलता है, आपको बर्बाद करने का, आपके परिवार को तोड़ने का पैसा मिलता है। फिल्म वालों को यही तो मिलता है ना, फिल्म वाले जब आपके परिवारों को तोड़ते हैं। नशा बेचने वालों को आपके बच्चों को बर्बाद करने का पैसा मिलता है ना, नशा तभी तो आएगा ना आपके आसपास। और वो नशा बेचने वाला क्योंकि नेताजी को वोट देते समय उसकी पार्टी को फंड देता है, इसीलिए नेता कभी भी पुलिस वालों की मदद से नशाखोरी करने वालों के खिलाफ या नशा बेचने वालों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। आपके गांव में कौन नशा बेच रहा है सबको पता है, पता नहीं है क्या? छोटे से छोटे आदमी को पता है कि गांव में कौन नशा बेच रहा है, तो क्या पुलिस को नहीं पता है? पता है, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ेगी, वो आपको पकड़ेगी। यदि आपने हक की आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो आपके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे, क्योंकि आप डरोगे तो उनका एजेंडा काम करेगा। तो उन्होंने पहले खेतों में जहर डलवाया, फिर उन्होंने समाज में जहर डलवाया। समाज में जहर डालने के दो चार तरीके होते हैं। एक, आपको पैसे के पीछे दौड़ा दो जो कि नकली है। दूसरा, आपको पॉलिटिकल पार्टी के पीछे दौड़ा दो, आपको सामाजिक संगठनों के पीछे दौड़ा दो, आपको एनजीओज के पीछे दौड़ा दो। मैं कुछ इलाकों की बात बता रहा हूं आपको, आदिवासी इलाकों की बात बता रहा हूं। जिन आदिवासी लोगों को अकल थी, जिनको पता था कि ये सरकार जिसको कह रहे हैं असल में वो मंत्रालय हैं, वो भारत को लूटने का एक तंत्र है, उन मंत्रालयों में बैठे लोग प्लान करते हैं कि इनकी जमीनों को कैसे हथियाना है। आप इन जंगलों की रक्षा करते करते आपके और हमारे पुरखों ने अपनी जानें दी, वो इनकी रक्षा करने के, इनको कभी काटते भी नहीं थे। हमारी भारतीय परंपरा का तो रिवाज ये है कि अगर पेड़ से कोई फल लेना है या उसके कोई टहनी तोड़नी है तो पहले उससे परमिशन ली जाती है हाथ जोड़ करके, और माफी मांगी जाती है कि हमें तुम्हारा एक हिस्सा तोड़ना पड़ रहा है, इसके लिए हमको माफी दो। और ये पूरे के पूरे जंगलों के ऊपर ऐसे आरे चलाते हैं कि रातों रात लाखों पेड़ कट के हजारों एकड़ की भूमि को बंजर बना देते हैं, उसको खाली कर देते हैं, और हम लोग खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। उन लोगों को पता था कि जो पैमाने मंत्रालयों में बैठे लोग विकास का रखते हैं वो असल में विकास का नहीं, विनाश का पैमाना है। अगर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, अगर आपसे जंगल छीन लिया जाए और पानी के ऊपर इनका अधिकार हो जाए तो आप ऐसे चुटकियों में गुलाम हो जाओगे इनके। हम हैं वहां इनके गुलाम, हम हैं। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको
हमारे गांव में अपना कुआं, अपना तालाब, अपनी नहर हुआ करती थी। हर गांव के पास अपना पानी का इंतजाम हुआ करता था। हमारे पुरखों ने हमारी रिहाइश इस तरीके से तय की हुई थी कि हम नदी के आसपास या पानी के आसपास अपनी रिहाइश तय करते थे। लेकिन इन्होंने क्या खेल खेला, ये कहने लगे कि नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाती है, इसीलिए हम बांध बना लेते हैं। इन्होंने बांध बना लिए, इतने बड़े बड़े बांध बना लिए, इतना पानी इकट्ठा कर लिया, इतना पानी इकट्ठा कर लिया। आज के टाइम पर 2 बांध जिनका मैंने जिक्र किया है, टिहरी डैम और नंगल डैम, भाखड़ा के ऊपर नंगल डैम, अगर सरकार और मंत्रालय में बैठे लोग ये चाहें और हमारे लोग जो विद्रोह करते अगर सरकार के खिलाफ, उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 डैम में एक हल्का सा विस्फोट करना है। हमारा पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब एक झटके में डूब जाएगा, एक झटके में। हमने सोचा ये इतना बड़ा प्लान क्यों करके रखा, इनको डैम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनको पानी पर कंट्रोल चाहिए। पानी पर कंट्रोल क्यों चाहिए? क्योंकि पानी के बिना ना फसल हो सकती है और पानी के बिना ना अगली नस्ल हो सकती है। आपकी फसल और नस्ल पे कंट्रोल कर लो, आपके भोजन पे कंट्रोल कर लो, आपको गुलामी से कौन बचा सकता है? 5 किलो अनाज इसलिए तो देते हैं कि इनको भिखारियों की आदत, भिखारियों जैसी आदत पड़ जाए। पैसा लेके जाते हैं ना। आदिवासी समाज कौन सा समाज है जो कुदरती बंधारण पर चलता है? कुदरती बंधारण पर चलने वाला आदमी इस भारत का असली वारिस है, इस भारत का असली मालिक है। जो इस भारत का असली मालिक है वो भिखारी होगा कि देने वाला होगा? बताओ आप। अरे वो लेने वाला होगा कि देने वाला होगा? उसके पास तो अबंडेंस है, उसके पास तो इतना ज्यादा है प्राकृतिक संपदाओं के रूप में। इन्होंने जियो सैटेलाइट से, सैटेलाइट के थ्रू जियो थर्मल इमेजिंग से ये पता कर लिया है कौन से जंगल के नीचे सोना दबा है, कौन से जंगल के नीचे कोयला दबा है, कौन से जंगल के नीचे बॉक्साइट है, कौन से जंगल के नीचे निकल है, कौन से जंगल के नीचे कोबाल्ट है। धीरे धीरे एक एक जंगल को साफ करते जाएंगे। उस जगह पर जो हमारे पुश्तैनी और पुराने इंडिजीनियस पेड़ हुआ करते थे, उन पेड़ों की जगह पर ये लोग नकली पेड़ लगाते जाएंगे, हाइब्रिड बीज, ताकि नेगेटिव एनर्जी वाले, और धीरे धीरे वहां की आबादियों को विस्थापित करते जाएंगे। इन्होंने किया है, हमारे वहां किया है। एक एक गांव को इन्होंने इस तरह से मैनिपुलेट किया, चिन्हित किया, देखा कि अच्छा ये 10 गांव हैं, इन 10 गांव के बीच में एक फैक्ट्री लगा दो, इन लोगों को बोलो तुमको रोजगार मिलेगा। हमने पता किया पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी दिल्ली के आसपास के एरिया में जहां भी फैक्ट्री लगी, उस गांव के लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया। सस्ते रेटों में जमीन खरीद ली। किसान का बच्चा एकदम से आए हुए पैसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, बड़े बड़े मोटरसाइकिल ले ली, बड़े बड़े पैसे खर्च कर दिए, साथ में रिवॉल्वर का लाइसेंस ले लिया। दारू पीने टाइम पे रोज रात में 1-2 एक्सीडेंट हो गए तो आज जेल में पड़े हुए हैं। जिन्होंने जमीनें खरीद ली वो बहुत थोड़े लोग थे, मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब जब बर्बाद हो गए, आज वो दिहाड़ी करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं। जो कभी कभी जिनके घर में सोना और चांदी भरपूर मात्रा में हुआ करता था, आज वो कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं। हमने देखा कि ये कैसे किया इन्होंने। तो नौकरी तो मिली होगी जरूर, क्योंकि जमीन एक्वायर की थी और इन्होंने वादा किया था कि तुमको नौकरी देंगे, तुमको रोजगार देंगे। हाँ, रोजगार मिला। क्या रोजगार मिला? चपड़ासी का, झाड़ू मारने का, टॉयलेट साफ करने का, ड्राइवरी करने का, क्लर्की करने का, बाहर चौकीदार खड़ा होने का, कंप्यूटर ऑपरेटर करने का। इससे ज्यादा कोई नौकरी वहां नहीं मिलेगी वहां के लोकल आदमी को। सारी नौकरियां कहां से मिलेंगी? बाहर के आदमी को। किस लिए भैया? क्योंकि बाहर का आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा
और लोकल आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, उसको छोटी मोटी नौकरी दे दी गई है, तो लोकल को पता नहीं है कैसे बर्बाद कर दिया, और बड़े वाला जो अफसर है उसको वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो दूसरे प्रदेश से आया है। तो बाद में पता चलता है हर फैक्ट्री वहां के पानी का दोहन करके जमीन से साफ पानी निकालती है, केमिकल मिलाती है, सारा का सारा प्रोसेसिंग करती है और सारे गंदे पानी को रिवर्स बोर करके जमीन के अंदर दोबारा ले जाती है। तो हमारे आसपास का सारा पीने का पानी खराब हो चुका है, सारा पानी। वहां गांव में काला पी लिया, हरा पी लिया, लाल पी लिया, काला बुखार, लाल बुखार, पता नहीं कौन से टाइफाइड, पता नहीं कौन सी बीमारियां, पता नहीं किस तरह के हालात। ऐसे हालात है गांव का गांव कैंसर, पूरे के पूरे पंजाब से ट्रेन चलती है बकायदा कैंसर के मरीजों की। कारण क्या? सिर्फ एक फैक्ट्रियों से निकलने वाला वो केमिकल जो पानी में मिला दिया जाता है और उस पानी को पी करके वहां के लोग बीमार होते हैं। तो फिर कहां जाएंगे? फिर जंगल की उस पूरी की पूरी व्यवस्था को छोड़कर उनको विस्थापित होना पड़ेगा शहर में छोटे छोटे कबूतर खानों में। मैं देख रहा था आपके गांव दूर दूर तक, पिछले 200 किलोमीटर तक मैंने देखा है, आपके गांव के जो घर हैं हवादार हैं, खुले हैं, बड़े हैं, ठंडे हैं। किसी को पंखे की भी जरूरत नहीं है, किसी को एसी की भी जरूरत नहीं है, काम चल रहा है, आपका चल रहा है ना बहुत सारी जगह पर। लेकिन गांव में किसी एक दो आदमी को शराब जो बेचता है, नशा जो बेचता है, या सरकारों की दलाली जो करता है, उसने पक्का मकान बनाना चालू कर दिया है। ऐसा ही आदमी बनाएगा पक्का मकान? वो ईमानदारी से करने वाला आदमी कभी नहीं जाएगा, वो दिखाने का काम करेगा जो चोरी कर रहा है, उसने बनाना चालू किया है। मैं देख रहा हूं कि अब जिन जिन ने भी पक्के मकान बना लिए उनको एसी भी लगाना पड़ रहा है, उनका बिना एसी और पंखे के काम नहीं चलता है। जंगल आधारित व्यवस्था का फर्क आपको देखना हो, यदि आपको कभी भी चेक करना हो, सीमेंट के रोड के ऊपर नंगे पैर चलकर देखना, आप चल नहीं पाएंगे, पैर जल जाएगा। वहीं उसी सड़क के साथ में अगर कोई काली सड़क हो दूसरी, सीमेंट से दूसरी, वो कम गर्म होगी। साथ में कोई मिट्टी होगी उस सड़क के साइड वाली, वो कम गर्म होगी। उसके साथ में अगर घास होगी वो गर्म होगी ही नहीं, चाहे जितनी मर्जी धूप पड़ रही हो। और अगर आसपास पेड़ पौधे भी होंगे तो वहां ठंडक होगी। सेम जगह पर, उसी जगह पर अगर हमारे पास पेड़ पौधे हैं तो गर्मी नहीं होगी। तो इनका जो ग्लोबल वार्मिंग का एजेंडा और जो बकवास है वो पूरी तरह से झूठ साबित करने के लिए ये काफी है, अगर आप चेक कर लो तो। लेकिन नहीं, हमको बताएंगे नहीं, हमको झूठ बहकाया जाएगा। आपके बच्चों को गलत जानकारी देने के लिए मोबाइल पकड़ाया गया है। बाहर की दुनिया के बारे में जितना आपके बच्चों को नई नई चीजें लग रही है, ये नई नहीं है, ये पूरी तरह से बकवास और बर्बाद करने वाली चीजें हैं। अगर हम आपको मैं अगर अपने भविष्य के बारे में बताऊं, यानी आपके भविष्य के बारे में और अपने बारे में, मेरे गांव की बात बता रहा हूं और मेरे आसपास के गांव की बात बता रहा हूं, सबके बच्चे अपने मां बाप को छोड़कर या तो शहर जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं। किसी का बच्चा अपने मां बाप के पास नहीं रह रहा। हर घर के अंदर इतना बड़ा डब्बा दवाइयों का रखा हुआ है और किसी को नहीं पता उनको बीमारी क्या है। खा रहे हैं, शुगर है, बीपी है, उनको पैरालिसिस कभी हो रहा है, कभी हार्ट की बीमारी हो रही है, कभी लीवर की हो रही है, कभी किडनी की हो रही है, कभी शरीर में दर्द की हो रही है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। 24 घंटे बीमारियां। पानी गांव के पास अपना नहीं बचा है। अगर गांव के पास अपना पानी ही नहीं होगा तो आपको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। सारा पानी सरकार के हाथ में है। वो कह रहे हैं आपको हर घर में जल देंगे आप, है ना। और इस सारे प्रोपेगेंडा को समझाने के लिए जब कोई निकलता है तो किसी के पास समय नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जो बोलने वाला है वो शायद आपके वाली पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं होगा, वो शायद आपके सामाजिक संगठन का आदमी नहीं होगा,
सामाजिक संगठनों का और पॉलिटिकल पार्टियों का सहारा लेकर के गांव के लोगों को आपस में तोड़ा जा रहा है। लोग आपस में पूरी बातचीत किए बिना ही एक दूसरे के विचारों को रिजेक्ट कर रहे हैं और इस रिजेक्शन की वजह से आप तक पूरी बात कभी नहीं पहुंच रही है। बस एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप कुदरती बंधारण से चलने वाले सच्चे आदिवासी हो तो आपको एक बात पर विचार करना होगा कि हम भिखारी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। तो हमने अगर कोई चीज किसी मंत्री या किसी सरकार की एजेंसी से फ्री में ले ली, मुफ्त में ले ली, तो उसकी कीमत हमारी अगली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। इसलिए अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है। अगर हम लोग इस षड्यंत्र से बचना चाहते हैं तो हमको व्यापार से बाहर निकलना पड़ेगा। व्यापार से बाहर निकलकर व्यवहार में आना पड़ेगा। व्यापार क्या है? आपकी जरूरत से ज्यादा जो भी आपके पास संग्रह करने वाली चीजें हैं वो व्यापार की श्रेणी में आ जाएंगी। तो गांव को बैठ करके, कबीलों को बैठ करके, हम सबको बैठ करके इस बात के ऊपर मनन चिंतन करना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि हम में से किसी के पास भी किसी चीज की कमी ना रहे और सब कुछ अबंडेंस में इतना रहे। हम बाजार से मुक्त अपने व्यवहार को करना चाहते हैं, अपने गांव समाज को करना चाहते हैं। ये इस बात पर आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। पूरा गांव क्या ये चीज पे मुक्त हो सकता है? यदि हो सकता है तो सरकार के कंट्रोल से बाहर हम हो सकते हैं। दूसरी चीज, पुलिस वाले आपको कहीं भी रोक लेते हैं, कहीं भी पकड़ लेते हैं, आपके ऊपर झूठे मुकदमे कर देते हैं। असलियत में तो उनकी हिम्मत ऐसी होनी ही नहीं चाहिए। यदि आपने अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई है, जो आपकी धोती का स्टाइल है और जो आपकी पगड़ी का स्टाइल है, अगर आपने वो पहन रखी है, पहले नंबर पर आपके ऊपर इन लोगों का कोई कानून ही लागू नहीं होता है। आदिवासियों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि ये सारे के सारे समंदर के कानून है जो लागू है। दे लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड कुदरती बंधारण से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट में भी जाओगे, जज की कुर्सी के पीछे भी वहां पर और पहली लाइन लिखी होती है न्याय के उस किताब के अंदर कि नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, यानी कुदरती बंधारण से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुदरती नियम से ऊपर, कुदरती न्याय से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई कोर्ट, कोई पुलिस उससे ऊपर नहीं है। लेकिन वो कैसे होगी आपके ऊपर लागू? आप लोगों को फिर भी वो कैसे बर्दाश्त नहीं करते हैं? क्यों आपकी गाड़ी को रोकने की हिम्मत होती है और क्यों आपके खिलाफ झूठे मुकदमे करने की उनकी हिम्मत होती है? उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आप इनके साथ व्यापार करते हो और आपस में व्यवहार नहीं करते हो। इसका एक ही कारण है। आपने यदि इस तंत्र के बनाए हुए किसी कागज को, ध्यान देना आप लोग, अगर इनके बनाए हुए किसी कागज को आपने बनवा लिया है तो समझो आपने ये कह दिया है कि तुम मेरे मालिक हो। भाई जिसके पास कागज होगा वही तो मालिक होगा। क्यों? पुराने वक्त में जब 1700 ईस्वी के दौर में अमेरिका के अंदर जब गुलामी प्रथा थी तो आदमी का कागज मालिक के पास रहता था कि ये मेरा गुलाम है, और जब वो गुलामी से मुक्त होता था तो उसे लिख कर दिया जाता था कि मैंने इसे गुलामी से मुक्त कर दिया। तो जिसके पास कागज होगा वही तो मालिक होगा, जो कागज बनाएगा। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपके दूसरे कार्ड, आधार कार्ड, अगर ये कोई और बना रहा है तो जो बना रहा है वो मालिक है कि जिसका कागज है वो मालिक है? अरे जो बना रहा है वो मालिक है ना, बनाने वाला मालिक है। तो जो बनाने वाला मालिक है तो गुलाम कौन है? जिसका फोटो लगा हुआ है। यानी कि आपने अपनी गर्दन खुद इनके हाथों में दे रखी है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अरे ये हमको इतना बेवकूफ समझते हैं,
मालूम है ये हमको कितना बेवकूफ समझते हैं? ये इतना बेवकूफ समझते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर आपके घर पे आएगी, बोलेगी राहुल के घर में बेटा पैदा हुआ है। हाँ, राहुल पिता का नाम राहुल, मां का नाम सीमा, कुछ भी मतलब जो भी है, बच्चे का नाम क्या रखोगे? वो राहुल और राहुल की पत्नी बताएंगे, दोनों बताएंगे, वो बता दिया। अब बताओ भैया, उस बच्चे के बारे में, वो बच्चा कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, किसने बताया? राहुल के मां बाप ने बताया, लेकिन कागज कौन दे रहा है? कोई तीसरा। अरे जब हमने ही बताना है कि बच्चा किसका है, हमने ही बताना है कब पैदा हुआ, तो सर्टिफिकेट हम बना लेंगे ना अपने हाथ से। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? नहीं समझे? हमको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं चलानी आती है, ये गाड़ी किसके पैसे से खरीदी गई है, ये गाड़ी किसकी है, इसका कागज कोई और बना के देता है, भला हमारा कागज नहीं चलता है। नहीं समझे? अरे भैया, हम अपने हाथों से अपनी आजादी इनके हाथों में गुलाम दे रहे हैं, अपनी लगाम इनके हाथों में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सारे आपस में एक दूसरे से टूटे हुए हैं। एक ही कारण है, टूटे हुए हैं। इन्होंने हमको जातियों में बांट दिया। अभी हम यहां पर दो आदिवासी समाज खड़े हैं, है ना? कौन से? गोंडा, गोंड और कोरकू, दो ही जने रह रहे। अब गोंडों में भी ये आगे बांट देंगे आपको, फिर आगे बांट देंगे आपको, और फिर परिवार के हिसाब से बांट देंगे आपको। इनको बांटना है, इस लेवल पर बांट देना है कि जिस टाइम पे चुनाव की बारी आएगी तो नेताजी आपके घर में कहेंगे, अरे तुम्हारा आदमी तो पागल हो गया है, तुम हमको वोट देना। यानी वो घर में भी एक दूसरे को बांट देंगे, ये कह करके ये तुम्हारा तो क्यों जी। अब जब आपने वोट दे दिया तो मतलब क्या है उसका पता है? अगर आपने वोट कर दिया तो उसका मतलब है कि आपने अपनी सारी ताकत उस आदमी को दे दी जिसको वोट किया है या जो नेता बन गया है, और वो फिर आपके बिहाफ पर आपकी तरह से वो कहेगा कि हमको ताकत तुमने ही तो दी है तुमको लठ मारने की। सोच कर देखो, पुलिस वाले को लठ मारने का आदेश कौन देगा? उसका अफसर। उसका अफसर है, उसको किसने ऑर्डर दिया? उसके सबसे बड़े अफसर ने। सबसे बड़े अफसर को किसने ताकत दी? गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री को किसने बिठाया विधानसभा में वोट देकर? हमने। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस वाला जो भी आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको अत्याचार करने की ताकत किसने दी है? हमने खुद दी है, क्योंकि हमको वो ताकत वापस लेनी नहीं आती है। आपके समाज में, हमारे समाज में, सब समाजों में एक जो सबसे बड़ी कमी जो हमें देख रहा हूं और हम सारे लोग देख रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा के साथी जो घूमते हैं पूरे देश में, वो ये देख रहे हैं कि गांव के नौजवान पीढ़ी को समझाने वाला कोई नहीं है, ना ही तो समझाने के लिए किसी के पास समय है और ना ही समझने के लिए किसी के पास समय है। जब हम इस बात को समझाने के लिए निकलते हैं ना, 3 दिन लगते हैं षड्यंत्र के। ये जो चप्पल आपको पहना दिया इन लोगों ने, ये जो नए टाइप के कपड़े पहन के चलते हैं हम लोग, जो ये पैंट पहन रखी है ना ये इसने सचिन ने, इसको पता नहीं है ये क्या है, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, ये पता नहीं है इनको कि हमारे पुरखों ने धोती क्यों रखी थी और इन्होंने हमको पैंट क्यों पहनाई, और हमारे कुर्ते किस टाइप के बनते थे। अभी षड्यंत्र को भी अगर अभी समझाने लगूंगा तो 1 घंटा इसमें लग जाएगा। आपका खाना, मैं देख रहा हूं हमारे सारे आदिवासी समाज के जितने गांव हैं, हर गांव के पास एक दुकान है, और मैं देख रहा था अभी जब आ रहा था तो एक पापा ने एक पैकेट लिया 10 रुपए का और अपने बच्चे को खाने को दिया। वो कुरकुरे टाइप की कोई चीज थी, नमकीन सी थी। मैंने देखा ये क्यों दिया, मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा तुमने इसे क्यों दिया? बोला ये मांग रहा था। मैंने कहा तुमको इस मालूम है इसके अंदर क्या है? बोला कि नहीं मालूम।
तो फिर जब तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम ऐसी चीज क्यों दे रहे हो कि जो मालूम नहीं है? किस कंपनी ने बनाया है, इसमें क्या क्या डला हुआ है, वो जो चीज उसमें डली है उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये पता होना चाहिए ना हमको। कोई भी चीज अपने बच्चों को देने से पहले हमको किसी ने बताया ही नहीं है। फिर मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ दिखाया, इसमें कॉटन सीड ऑयल है और इसकी वजह से अगली पीढ़ी नपुंसक हो रही है। यानी तुम बचपन से अपने बच्चों का सत्यानाश कर रहे हो। जो भी चीज आपके पास पैकेट में आ गई समझो वो आपको बर्बाद करेगी। लेकिन हमको बताया ही नहीं किसी ने, ना हमको यह बताया किसी ने क्या हमको खाना है, ना हमको यह बताया क्या हमको पहनना है, ना हमको यह बताया कि इस प्रशासन के अत्याचार से मुक्ति कैसे करनी है, ना ये बताया कि हमको इकट्ठा होकर विरोध कैसे करना है, और ना ही ये बताया कि इकट्ठा होकर के सृजन कैसे करना है, नई चीज कैसे बनानी है, अगली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कैसे बनानी है। मैं समझता हूं समय आ गया है, अब हम सब लोगों को अपनी अपनी जातियां, मतभेद, पार्टियां, सामाजिक संगठन और सारे दायरे खत्म करके सिर्फ एक झंडे के नीचे आ जाना, जिस झंडे का नाम है कुदरती बंधारण, जिसका नाम है परमात्मा। एक परमात्मा के झंडे के नीचे आकर के मानव समाज के लिए, जीव जगत के लिए, धरती माता के लिए और इन खनिज संपदा और इन जंगलों की रक्षा के लिए फिर से एक होना होगा। अगर आप ये लोग, अगर हम लोग ये नहीं कर पाए, मैं अगली पीढ़ियों को गुलाम होते हुए अपनी आंखों से इस वक्त देख रहा हूं दिल्ली के नजदीक के एरिया में, और आपके बच्चे आज भी आजाद घूम रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं। यदि इनको आजाद रखना चाहते हो तो आपसे हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूं। नौजवान बच्चे जो आपके गांव से, आपके कबीले से कभी बाहर चले गए हैं और जो चीजों को समझने लगे हैं, एक बार बैठ करके हर कबीले से 2-2, 4-4, 5-5 लोग एक बार बैठकर पूरे षड्यंत्र को समझ लो। अगर बैठकर पूरा षड्यंत्र नहीं समझा, अगर इनकी आपको लड़ाई समझ में नहीं आई कि आपकी लड़ाई किसके साथ है, अगर आपको जीतने का पता नहीं है कि आप जीतोगे कैसे, तो धीरे 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 या तो आप नशेड़ी होते जाओगे, या आप बीमार होते जाओगे, या आप डिप्रेशन में जाते जाओगे, या आप कर्जदार होते चले जाओगे। अभी आपको आधार कार्ड दे रखा है ना, आपकी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर लोन देंगे। ये छोटे छोटे लोन चुकता हमसे होंगे नहीं, लोन चुकता नहीं होंगे तो बकवास करेंगे। यूपी के इलाके में रिकवरी वाले एजेंट क्या बोलते हैं मालूम है? रिकवरी वाले एजेंट बोलते हैं हमको नहीं पता, चाहे अपनी घरवाली से धंधा करवा के पैसा दे, पर हमको पैसा चाहिए। ये हालत आ चुकी है, और ये अपनी आंखों से देखकर आए हैं, इसलिए बता रहे हैं। आपको कर्जा दे रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि चाहे मोबाइल के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए या आधार कार्ड के नाम पर या किसी भी चीज के नाम पर यदि आपको बैंक लोन देता है तो आपको यहां 100 रुपए लोन दे रहा है, तो वहां पर वो 10 लाख रुपए छाप रहा है। पता है इस बात का? नहीं पता है ना? यानी आप 100 रुपए लोन लेते हो तो वो 10 लाख रुपए बड़े उद्योगपति को देता है बराबर में। यानी आप कर्जदार होते हो और उद्योगपति का लोन माफ होता है। इसीलिए धीरे धीरे इनके पास इतनी ताकत आ गई है कि कोई उद्योगपति कहीं पर 10,000 एकड़ जमीन खरीद रहा है, कोई कहीं पर 5,000 एकड़ खरीद रहा है, कोई 100 एकड़ 200 एकड़ तो बहुत नॉर्मल सा हो गया इनके लिए जमीन खरीदना। हो गया कि नहीं हो गया? आपने देखा होगा ना कैसे आता है इनके पास वो ताकत। इनके पास ताकत आती है हमारे अनजानेपन से। अपने साथ में अपनी एक किताब लेकर के आया हूं। घनश्याम वर्मा जी ने रिसर्च करके रुपए के ऊपर एक किताब लिखी है जो बिल्कुल इनका भांडाफोड़ करती है, जिसमें आरबीआई ने, बैंकों ने
वित्त मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने, पीएमओ ने, सब ने ये अपने हाथों से लिख करके हमको दिया है कि इनके पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब जितना भी रुपया बैंकों के जरिए ये छाप रहे हैं आरबीआई के जरिए, सारा रुपया नकली है, ये बता रहे हैं। और उस नकली रुपए के चक्कर में हम अपने असली संसाधन, अपने डंगर ढोर, अपना पशु, अपनी खेत, अपने खनिज, अपने जंगल, अपनी लकड़ी, अपना पानी, सब कुछ बेचते जा रहे हैं। यदि आपको सचमुच इस व्यवस्था से बाहर निकलना है और अपनी परंपरा को बचाना है, तो आपको इस पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। हम सब लोग आज इस अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर आपके इस पवित्र स्थल पर जब पहुंचे हैं, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि अभी भी बहुत बड़ा इलाका इस देश का ऐसा बचा हुआ है जिसमें लड़ने का अभी मादा है, जो अभी लड़ने के लिए उठ सकता है। हमें उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक या तो पैसे के नशे में पड़े रहते हैं, या दारू के नशे में, या सिनेमा के नशे में, या किसी और नशे, या पैसे के नशे में। आज भी यहां भाईचारा जिंदा है। और अगर आदिवासी समाज आज एक होकर के इस मुद्दे के ऊपर लड़ने की लड़ाई चालू करने के बारे में विचार करे और संकल्प ले, तो आज के हमारे संगठन का इकट्ठा होना, आज की संगठित होने का हमारा उद्देश्य पूरा होने की तरफ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपने भारत को गुलाम होने से बचा सकते हैं दोबारा से। रियलिटी तो ये है कि आज भी आप गुलाम हैं या नहीं, आपको भी नहीं पता है। अभी आने वाले टाइम में कुदरती तरीके से बच्चों का जन्म अपराध हो जाएगा। घर में देसी जड़ी बूटी से इलाज करना अपराध माना जाएगा। सरकार का अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी बात ना मानने को अपराध माना जाएगा। आपने अगर नदी में से पानी ले लिया, उसको अपराध माना जाएगा। जयपुर में इन्होंने कानून नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बाकी शहरों में जल्दी आएगा और बाद में शहरों से गांव में भी जल्दी आएगा कि एक से ज्यादा पशु रखना भी अपराध माना जाएगा। आप सोच सकते हैं, जयपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आदेश पारित किया है कि ऊंट, घोड़ा, गधा, बैल, गाय या भैंस घर में नहीं पाल सकते। कुत्ते के अलावा कुछ भी पालना होगा तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले लाइसेंस लेना है तो टैक्स देना पड़ेगा। आपको नहीं पता है कि पानी का कानून आ रहा है, नदी से पानी नहीं ले पाओगे। बीज के लिए कानून आ रहा है, अपना बीज आप नहीं बो पाओगे, आपको उनका दिया हुआ बीज लेना पड़ेगा। अगर ये साबित नहीं कर पाए बीज किस कंपनी से लेकर आए, पर्ची नहीं हुई, तो मुकदमा होगा, 3 साल की जेल होगी। रहने के नाम का टैक्स देना पड़ेगा, चाहे कहीं भी रह रहे हो। अगर पानी पे टैक्स हो गया, चलने पे तो दे ही रहे हो ना, गाड़ी निकालते हो जब टोल टैक्स देते हो ना, चलने का टैक्स आज दे ही रहे हो। शहरों में तो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, गांव में भी आ जाएगा जल्दी ही। ईंधन के ऊपर भी टैक्स दे रहे हो, रोटी पकाने पर भी। आप नहीं दे रहे हो, आप अभी जंगल से लकड़ियां काट के ला रहे हो, लेकिन जल्दी ही आपके घरों में भी गैस आ जाएगी। जिसके घर में गैस आ गई, समझो उसके पेट में गैस बनने चालू हो गई। देख लो आप, बीमारियां उन्हीं के घर में हैं जिनके घर में जिनके पक्के मकान हो गए, जिन्होंने आंगनबाड़ी वर्कर के चक्कर में अपने बच्चों को वैक्सीन लगवानी चालू कर दी, जिन्होंने आगे आकर के कोरोना की वैक्सीन लगाई, जो अपना इलाज जंगल से नहीं बल्कि डॉक्टर से ढूंढने लग गए, उनके घरों में बीमारियां ज्यादा है या कम है, चेक कर लो। जो आज भी डॉक्टर से बचे हुए, अगर आपके यहां कोई आपका पुरखा बचा हो जिसकी उम्र 80 साल से ऊपर हो, 90 साल से ऊपर, तो जाकर पता करना उसके बचने का कारण क्या है। एक ही कारण मिलेगा कि शहर से कुछ खाता पीता नहीं है, ज्यादा गांव से बाहर आना जाना नहीं रखता है, और आज तक डॉक्टर से बचा हुआ है। डॉक्टर से बचा हुआ है तो जिंदा है। एक बार डॉक्टर के यहां जाना चालू कर दो, उसके बाद बंद नहीं होगा उनका जाना। फिर तो आप जब तक बिल्कुल लुट नहीं जाओगे, बर्बाद नहीं हो जाओगे, तब तक नहीं छोड़ेगा। ये हालात वो आपके यहां भी लेकर के आना चाहते हैं।
अब आपके ऊपर है कि आप इन हालातों से अपने बच्चों को बचाना चाहते हो या आंखें मूंदे हम ऐसे ही रहेंगे। यदि आंखें मूंदे नहीं रहना है तो आज जो जितने समाज के लोग यहां बैठे हुए हैं, किस तरह से संगठित होना है, आप 3 दिन का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे, हर चीज के समाधान के ऊपर आपके नौजवानों को ट्रेंड करेंगे, आपके नौजवानों को बताएंगे कि असली खेल क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और अनपढ़ से अनपढ़ और गांव में रहने वाली एक एक महिला को इतना शिक्षित कैसे कर देना है, इतनी समझ कैसे दे देनी है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई अगर अकेला कहीं खड़ा हो तो भी लड़ पाए, तो भी किसी पुलिस वाले की हिम्मत ना हो उसको पकड़ने की और उसके ऊपर जबरदस्ती करने की। वरना ये अलग अलग करके हम लोगों को लपेटने वाले हैं, इतना तय है। तो आज इस मौके पर आप सब लोगों को मैं एक चीज का और रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि इस बांध को बनने मत दीजिए, किसी भी कीमत पर बनने मत दीजिए, क्योंकि बांध बनने का मतलब है पानी पर नियंत्रण। पानी पर नियंत्रण। नदी अगर बहती जा रही है, उसको कोई नहीं रोक रहा है, तो उस रास्ते में आने वाला हर आदमी उस पानी को पी सकता है। अगर उन्होंने नदी के ऊपर अपने पक्की ढाल बना दी, अगर उन्होंने उसके ऊपर रेलिंग बना दी, अगर उन्होंने उसके ऊपर बांध बना दिया, इसका मतलब वहां लिख दिया जाएगा वन विभाग द्वारा संरक्षित, फलाने विभाग द्वारा। अभी अभी मेरे पास खबर आई थी, 2 दिन पहले अखबार में आया, वन विभाग ने 2000 एकड़ में 3 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। वन विभाग वाले अपने बाप से लेकर आए थे क्या? उनकी मां दहेज में लेकर आई थी क्या कि उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति दे दी? जमीन देश के लोगों की है, जंगल इस देश के लोगों का है, उन्होंने काटने की अनुमति किस लिए दी है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसके नीचे कोयला है और कोयले का उसको निकालने का जो ठेका है वो अडानी को दिया गया है। इस देश के अंदर जितनी संपदा है सबको धीरे धीरे ऐसे ही बेच करके उनके हाथों में देते जाएंगे। अगर कोई भी मंत्रालय, कोई भी विभाग अगर कहीं पर भी कुछ बना रहा है, गांव में पानी की टंकी बनी है, मैं देख रहा हूं कुछ गांव के अंदर पानी की टंकी बनी है, पानी की टंकी जिस गांव में आ गई है उस गांव में बीमारी ज्यादा है या कम, चेक करो, पता करो, क्योंकि पानी की टंकी में पानी को साफ करने के नाम पर केमिकल मिलाकर दे रहे हैं वो आपको लगातार बीमार रखने के लिए। आपको पता ही नहीं है, आपकी बड़ी चिंता है उनको। देखो जरा ध्यान से, मेरी माताएं सब जानती हैं, बच्चे अगर मां के पेट में बच्चा है, आंगनबाड़ी वर्कर 24 घंटे आसपास घूमती रहती है, ये टीका लगवा लो, ये टीका लगवा लो, ये टीका लगवा लो, है लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? उसके बाद भी सारी जानकारी रखती है, अभी पहले हफ्ते वाला लगवाओ, अभी पहले महीने वाला लगवाओ, अभी दूसरे महीने वाला लगवा लो। हमने सारे लगवा लिए, फिर एक दिन हमारा बच्चा बीमार हो गया, उसी आंगनबाड़ी वर्कर के पास जाओ, उसी आशा वर्कर के पास जाओ कि बच्चा बीमार हो गया है, इसका इलाज करो। ये हम नहीं कर सकते, अस्पताल जाना पड़ेगा। जब तक वो बीमार नहीं हुआ है तब तक तो उनको चिंता है आपके बच्चे की, और जब बीमार हो जाए तो फिर हमको चाहे गहने बेचने पड़ो, चाहे जमीन बेचनी पड़े, फिर उसका इलाज मां बाप को अपने पास से कराना पड़ता है। ये समझ में नहीं आता हमको क्या? समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? अरे भैया, तुमको अगर चिंता हमारे बीमार होने से पहले है, बाद में क्यों नहीं है भाई? हमारी बच्चियों को कह रहे हैं 8 साल से 14 साल की बच्चियों को कैंसर का टीका लगेगा, सर्विक कैंसर का टीका लगेगा, गर्भाशय के कैंसर का। अरे मैंने भैया वो कैंसर ठीक रखने का नहीं है, कैंसर करने का है। समझ रहे हो ना? और अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो चेक करो, जिसके घर में कैंसर हो गया उसका इलाज सरकार फ्री में करती है क्या? बताओ ना, फ्री में करती है। यानी कैंसर होने से पहले टीका फ्री दिया जा रहा है, लेकिन कैंसर होने के बाद इलाज फ्री में नहीं कर रहे हैं। क्या बात है यार, ऐसा कैसे दोगला कैरेक्टर है इन लोगों का?
कर्जा आपको सस्ते रेटों पर दिया जा रहा है कि आपकी तरक्की के लिए है, और जब जमीन गिरवी रख दी गई, उस जमीन की नीलामी हो रही है, मकान की नीलामी हो रही है, तब कहते हैं फिर लेने से पहले सोचना चाहिए था। सब्सिडी पर आपको पेस्टिसाइड और यूरिया डीएपी दिया जा रहा है, और पेस्टिसाइड यूरिया डीएपी जब आपने ले लिया, उसकी वजह से जो कैंसर हुआ, जो बीमारियां हुई, उसका उनको ठेका नहीं। वो कहते इसका इलाज अपने आप करवाओ। इसलिए यह समझना पड़ेगा हम सब लोगों को कि ये सब जो परियोजनाएं, जितनी भी लोक कल्याण के नाम पर परियोजना है, उसकी गहराई में जाकर देखोगे उसका फायदा किसको मिलता है, इसका पैसा किसको ट्रांसफर हो रहा है और कंट्रोल किसके पास है, ये चेक कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि ये लोक कल्याण की है या उनके कल्याण की है। असल में वो हम सब लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना चाहते हैं और हम वो अपने ऊपर नियंत्रण में रखना चाहते हैं। आपके ऊपर है, अगर हम लोग उस परमात्मा की संतान हैं और उस परमात्मा के बंधारण पर चलने वाले लोग हैं, मुझे यकीन है कि आपको ये बातें एकदम समझ में आ जाएंगी। और आने वाले टाइम में हम गांवों में लोगों को संगठित रखने का, कि ठीक है यार, तुम 5 साल किसी पार्टी के नेता रहो, तुम 5 साल किसी पार्टी के पालतू रहो, तुम 5 साल किसी पार्टी के समर्थन में रहो, किसी के विरोध में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट डाल दिया, वोट डालने के बाद तो गांव का आदमी बन जाओ। अब तो गांव के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर बैठ करके चर्चा कर लो, अब तो पूरे षड्यंत्र को समझ लो। तो आप सब लोग इकट्ठे होकर के इस पूरी की पूरी मुहिम में आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। एक बार जोर से बता देंगे कि जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार। धन्यवाद।